जय हिंद दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण आज पर्यावरण के टॉप 30 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे, जो कि एनसीईआरटी की बुकों में से हमने छांट करके यहाँ पर पीडीएफ बनाई है। और बहुत एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को आप बिल्कुल अच्छे ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न को तुरंत याद करने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे वीडियो निरंतर हम अपनी यूट्यूब चैनल के माध्यम से टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से ला रहे हैं, इसलिए आप यदि हमसे ना जुड़े हों तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए तुरंत, क्योंकि आपके हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और आप बेल आइकन को दबा लें, साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। प्रतिदिन रात को 8 बजे हमारी क्लास होती है, जिसमें हम ऐसे प्रश्नों पर निरंतर चर्चा कर रहे हों। आप लोग बहुत अच्छे से पसंद करके कमेंट में आंसर भी देते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न, कमेंट बॉक्स खोल लीजिए और तैयार हो जाइए। शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? शुद्ध जल में रासायनिक की दृष्टि से बताना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है, तो इसका उत्तर है 2:1। ठीक है, 2:1। सी उत्तर ठीक हो जाएगा। आप भी कमेंट करते जाएं, फटाफट आपको उत्तर देना है। कौन सही उत्तर देता है, आप पे कितने बनते हैं 30 में से? वायु प्रदूषण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला रोग। वायु प्रदूषण से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, जल्दी से बता दें। कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको बता दें बोकाइटिस ये तो होता है, फेफड़ों का कैंसर भी होता है, अस्थमा भी होता है, तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, अगला देखें। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय शिक्षा कार्यक्रम IEEP का शुभारंभ हुआ था। पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम या IEEP का शुभारंभ सन बता दीजिए जल्दी से, यदि पढ़ा हो तो जल्दी से बता दें। तो वह हुआ था 1975 में। ठीक है, अगला एक एक प्रश्न बिल्कुल छटा हुआ है। दोस्तों, आपने हमारे पिछले ऐसे वीडियो ना देखे हो एनसीईआरटी के प्रश्नों के, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए पर्यावरण वाली, उसमें क्रम से देख लीजिए। और आगे के ऐसे डेली आपको वीडियो मिले। कई लोग बोले सर हमें नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लें, नहीं तो कई बार नोटिफिकेशन नहीं आता है सब्सक्राइब होने के बाद भी, इसलिए बेल आइकन दबा लें, ऑल पर क्लिक कर लें। ताप विद्युत गिरोहों से निष्कासित कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? कौन सी गैस है जो वायु को प्रदूषित करती है? ताप विद्युत गिरोहों से निकलती है। तो आपको बता दें कि वह जो गैस है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा तीनों गैसें हैं। ठीक है, अगला है घरेलू ईंधन के जलने से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है? वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया और सरल भी है। जल्दी से बता दें कौन सी गैस है घरेलू ईंधन में जलती है और वायु को प्रदूषित करती है? तो आपको बता दें कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो उपरोक्त सभी इसका भी हो जाएगा। तीनों याद कर लेना। ये कुछ तो ऐसे लाए कि आपको याद कराना है। 3 गैसें हैं। ठीक है, ऊपर 3 वायुमंडल वाली याद कर लेना, एक घर से निकलने वाली याद कर लेना। अब देखें एक और महत्वपूर्ण, वाहनों से निष्कासित गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निष्कासित होती है? ठीक है, वाहनों से निष्कासित मतलब निकलने वाली गैसों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस निकलती है वाहनों से? जल्दी से बता दें। तो इन 3 में से ही उत्तर है, चौथा ऑप्शन दिखाने की जरूरत नहीं। चलिए, आपने पढ़ा हो तो अब 3 में से जल्दी बताएं, तुक्का नहीं लगाना है, पढ़ना है और अच्छे से करना है। आप डेली हमें ऐसे ही 10 से 15 मिनट का समय दें, तो आपकी पर्यावरण को हम पूरा परफेक्ट बना देंगे। ठीक है ना, बिल्कुल छांट छांट के प्रश्न लाएंगे। डिटेल में पढ़ना हो तो वो वीडियो भी उपलब्ध हैं। तो भाई हो जाएगा इसका उत्तर जो सही हो जाएगा कि वाहनों से निकलने वाली वह कौन सी गैस है, तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगला देखें, ज्वालामुखी क्रिया से निकलने वाली गैस है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो उससे कौन सी गैस निकलती है? दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण आज के प्रश्न हैं, आप देख रहे होंगे। तो ज्वालामुखी से हाइड्रोक्लोरीन भी निकलती है, मोनोऑक्साइड भी और सल्फर डाइऑक्साइड, तो उपर्युक्त सभी यहाँ पर उत्तर ठीक हो जाएगा। आज के प्रश्नों में से आप समझ लेना कि 2 से 2 नंबर तो आप कम से कम मान के चलना कंप्लीट। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, जल्दी से बता दें। तो ज्वालामुखी की क्रिया तो है, वायु प्रदूषण का दावाग्नि भी है। ठीक है, दावाग्नि मतलब जंगल की अग्नि को दावाग्नि कहते हैं। वाहनों से उत्सर्जित धुआं भी है,
जल वाष्प नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा जल वाष्प। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत नहीं है, क्योंकि जल से जो वाष्प निकलती है ना, ऊपर बादल इकट्ठे होते हैं, वर्षा होती है, तो वो वायु प्रदूषण का स्रोत नहीं है। बाकी तीन है ऐसा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिघटनीय प्रदूषित नहीं है? दोस्तों तुरंत लाइक पर क्लिक कर दें यदि अभी तक लाइक ना किया हो। आपको इतना ही तो करना पड़ता है कि आप लाइक पर क्लिक कर दें। मैंने कहा था कि कमेंट में आप उत्तर तो बताते जाएं, साथ में ये भी बताएं किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे मित्र बता रहे हैं वैसे ही प्रश्न ला रहे हैं, और आपको बताएं कैसे वीडियो चाहिए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन चाहिए। अब सारी बात अपनी लिख दिया करें मन की, और हम उस अनुसार आपके लिए लाते रहेंगे। तो कौन सा अभिघटनीय प्रदूषित नहीं है? तो आपको बता दें कि इनमें से अभिघटनीय प्रदूषित नहीं है तो वह नहीं है, हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा बी, मलमूत्र। मान लिख गया, मलमूत्र। ठीक है, एक आध अक्षर कई बार टाइपिस्ट से वो हो जाता है। आगे देखें, पर्यावरण प्रदूषित होता है, किससे होता है पर्यावरण प्रदूषित? बताएं जल्दी से, पढ़ लें अच्छे से दोबारा। तो मानव द्वारा त्याज्य सामग्री अथवा अपशिष्ट से, मानव जो सामग्री का उपयोग करके फेंक देता उससे, हाँ, इससे तो होता है। रासायनिक उर्वरकों से, इससे भी होता है, रासायनिक उर्वरकों से। औद्योगिक प्रदूषकों से, इससे तो और ज़्यादा होता है। कितना हो रहा है औद्योगिक प्रदूषण? तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला देखें, प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? प्रदूषण से संबंधित 4 कथन दिए हैं, 3 कथन दिए हैं, एक में तो उपर्युक्त सभी है, तो कौन सा 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा? तो पहला कथन है कि प्रदूषण से पर्यावरण के तत्व जैसे जल, वायु, मिट्टी आदि अपनी नैसर्गिक गुणवत्ता खो देते हैं। बिल्कुल सही है, खो ही देते, प्रदूषण के कारण दूषित हो जाते हैं वो। प्रदूषण मानव की विकास प्रक्रिया की देन है। बिल्कुल है, जितना जितना विकास हो रहा है उतना उतना प्रदूषण बढ़ रहा है। आर्थिक व तकनीकी विकास एवं जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण प्रदूषित होता है। बिल्कुल सही है, याद रखिएगा, एक एक जो बातें यहाँ पर बतलाई जा रही हैं इनसे ही कोई सा ही प्रश्न बन जाएगा। मरुस्थलीकरण का कारण है, वेरी वेरी IMP। मरुस्थलीकरण का कारण जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, पढ़ा होगा इसके बारे में। तो मरुस्थलीकरण का जो कारण होता है वह होता है वर्षा ना होने से। जब वर्षा नहीं होती तो मरुस्थल बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ पर ना उपज हो पाती ना कुछ हो पाती, तो वर्षा ना होना। मरुस्थलीकरण के प्रमुख कारकों में उत्तरदायी है, कौन उत्तरदायी है? बता तो दिए कि वर्षा ना होना, तो कौन उत्तरदायी वर्षों के का वर्षा नहीं होने के कारण मरुस्थलीकरण का मतलब बढ़ता है। और वर्षा किस कारण से नहीं होती? तो वह है वनोन्मूलन। तो मरुस्थली के प्रमुख कारकों में कौन उत्तरदायी हो जाएगा? वनोन्मूलन, मतलब वनों का उन्मूलन, वनों की जो कटाई चल रही है उस कारण से वर्षा नहीं हो रही और मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। बहुत अच्छे छांट छांट के प्रश्न लाए हैं दोस्तों, NCERT के समझ लिया, पूरा निचोड़ लाए हैं। बस आपको लाइक करना है और शेयर करना है। मरुस्थलीय क्षेत्र में भूमिगत जल का स्तर है, भूमिगत जल का स्तर मरुस्थलीय क्षेत्र में, तो आपको बता दें कि वह है अत्यधिक नीचा, तभी तो जल नहीं निकल पा रहा है। मरुस्थल में बहुत नीचे है, मतलब नहीं तो वहाँ पर पानी निकाल लें वो, लेकिन नीचे है भूमिगत जल का स्तर। सूखा व अकाल से मरुस्थलीय क्षेत्र क्या होता है? सूखा व अकाल पड़ता है तो मरुस्थलीय क्षेत्र घटेगा, बढ़ेगा या सम रहेगा? जल्दी से बता दें, या ना घटता है ना बढ़ता, क्या हो जाएगा? तो भाई बढ़ता है भाई, सूखा अकाल पड़ेगा तो और बढ़ेगा मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, आगे, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गैर पारंपरिक ऊर्जा का आपको स्रोत इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, देखते हैं कौन कौन से। हाँ, तो ज्वारीय शक्ति, भूगर्भिक शक्ति, वायु शक्ति या सभी? तो आपको बता दें इसका उत्तर हो जाएगा सभी। ठीक है, ये सभी हैं। ठीक है, गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है ये। भारत में सर्वाधिक ऊर्जा किस स्रोत से प्राप्त होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस स्रोत से मिलती है भारत में? ठीक है, तो आपको बता दें कि वह मिलती है ताप विद्युत से। किस स्रोत से? ताप विद्युत से। अगला देखें दोस्तों, हर सब्जेक्ट के आपके लिए जो उपयोगी है हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध हैं। हिंदी के हों, संस्कृत के हों, बाल विकास के हों, पर्यावरण के बहुत सारे वीडियो हों, मैथ्स के हों, हर सब्जेक्ट के, आपको सोशल साइंस के हों, आपको वीडियो हमारे चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट के माध्यम से मिलेंगे, सरल भाषा में, बिल्कुल छटे हुए ट्रिक के माध्यम से।
इसलिए आप ज़रूर हमारे चैनल से तो जुड़ ही गए होंगे सब्सक्राइब करके। इस वीडियो को देखने के बाद प्ले लिस्ट पर क्लिक करना, लास्ट में भी हम स्क्रीन पर ही एक प्ले लिस्ट दे देंगे, उसको भी आप क्लिक करना और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्रमुख साधन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का क्या साधन है? ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, ठीक है, उसी से जलाते हैं, सब कुछ करते। खैर अब तो विकास हो रहा है, सिलेंडर पहुंच रहा है, हर चीज़ हो रही। भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए, करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? ठीक है, भारत में ऊर्जा संकट को दूर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में किस गैर परंपरागत स्रोत को अपनाया जा रहा है? बायोगैस, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिए हैं, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि यहाँ पर परंपरागत स्रोत बायोगैस, इसको अपनाया जा रहा है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में। अगला देखें, पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? पृथ्वी पर तापमान वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा? जो तापमान बढ़ रहा है तो उसका प्रभाव क्या पड़ेगा? तो उसका प्रभाव पड़ेगा, देखो, एक तो बाढ़ पड़ेगा, अकाल भी होगा, भूखमरी भी होगी, कहीं कहीं ज़्यादा वर्षा हो जाएगी, कहीं कहीं बिल्कुल ही वर्षा नहीं होगी। आप वर्तमान में देख भी रहे होंगे ऐसा, भूखमरी बढ़ेगी। तो प्रयोग सभी। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ व कब हुआ? वेरी वेरी IMP, कब हुआ था? जल्दी बता दें, कहाँ व कब हुआ था? पहले ही के हिसाब से बताना। पहला तो आपको बता दें, रियो डी जेनेरो 1992 में, ठीक है, रियो डी जेनेरो में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आर्थिक विकास से परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हैं। तो आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्वतः होने वाली क्रियाएं हो जाएंगी। आपको बता दें, एक तो आर्थिक विकास जब होता है तो उसके परिणाम औद्योगिकरण होगा, तभी आर्थिक विकास होगा। नगरीकरण होगा, तो 2 ऑप्शन तो यही सही होगा। आगे देख लेते हैं, वनोन्मूलन। देखो, ये वनों का उन्मूलन हो रहा है, हो गलत रहा है। आर्थिक विकास में लोग कर भल ही रहे हैं, लेकिन ये क्या है, एक प्रकार से गलत है। लेकिन क्या करें, कई बार शहर बसाने के लिए लोग पेड़ काट रहे हैं, और ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न आ गया, कई के मन में हो रहा होगा कि ये वनों का उन्मूलन हो रहा है तो गलत है, लेकिन आर्थिक विकास के लिए क्यों है ये? तो आपको बता दें कि आर्थिक विकास के लिए वनोन्मूलन की आवश्यकता है कि कृषि भूमि प्राप्ति के लिए व्यवस्थित भूमि मिल जाए, नहीं तो वन पेड़ लगे हैं बड़े बड़े ऐसे। बढ़ती जनसंख्या हेतु आवास बनाने के लिए घर बनाना है, अब लोग गांव से शहर की ओर आ रहे हैं, कैसे होगा? उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए, तो उपयुक्त सभी के लिए इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। फटाफट आपको कमेंट करना। मैं कम टाइम देता हूँ, बिल्कुल कम टाइम देता हूँ उत्तर बताने। क्यों देता हूँ? मैं चाहता हूँ कि स्पीड बढ़े, आपका ज्ञान परफेक्ट हो। तुक्का लगाने के लिए नहीं है, आगे 4 देखे तुक्का लगा दिए, परफेक्ट पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं करना है कि 30 क्वेश्चन पढ़े और 60 मिनट खर्च कर दिए, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे, इससे किताब से पढ़ लेते, ठीक है। इसलिए हम चाह रहे कम समय में आप जितना ज़रूरी हो उतना पढ़ लें, स्पीड भी ना हो और बिल्कुल लो भी ना हो। वनोन्मूलन से वायुमंडल पर पड़ने वाला प्रभाव। वनोन्मूलन बता चुके, वन की कटाई एक प्रकार से उनका उन्मूलन, इससे वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि वनोन्मूलन के कारण वायुमंडल पर यह प्रभाव पड़ रहा है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करती हैं जो गैसें, उनकी वृद्धि हो रही, किस कारण से? वनोन्मूलन के कारण से, इसलिए खतरनाक है। खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खनन जो होता है उसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि प्रदूषण में वृद्धि होती है, उत्खनन नहीं करते कहीं से खुदाई जे वो ऐसे। वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है, चट्टानों को वो करते हैं, और वन संपदा नष्ट हो जाती है, तो प्रयोग सभी हो जाएगा। अगला, औद्योगिकीकरण, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है टाइप इससे, का पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव है। औद्योगिकीकरण का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बता दें कि वायु प्रदूषण होता है,
ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है, क्योंकि उद्योगों से निकलने वाली जो हवा रहती है उससे वायु प्रदूषण होता है, शोर शराबा से ध्वनि प्रदूषण, और जल में जाकर के उसके अवशोषक तत्व मिलते हैं तो जल प्रदूषण। तो ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा दोस्तों। तकनीकीकरण से प्रभावित होता है, तकनीकीकरण से क्या प्रभावित होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख रहे होंगे कितने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्न हम डेली ला रहे हैं आपके लिए। तो तकनीकीकरण से सांस्कृतिक पर्यावरण प्रभावित होता है, आर्थिक पर्यावरण भी होता है, प्राकृतिक पर्यावरण भी। तो उपरोक्त सभी तीनों चीज ये प्रभावित होते हैं। कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा दे सकता है तकनीकीकरण से प्रभावित नहीं होता, 3 ए ऑप्शन देते, एक आध और कोई दे देता। तो दोनों प्रकार से आप हमें ऐसे क्वेश्चन लाएं कि आपको कैसे भी क्वेश्चन बन जाए, आपको याद रहे, आप पढ़ पाएं। विस्तार से जिसको पढ़ना हो तो हमारी प्ले लिस्ट में जाके देख के वीडियो पढ़ें। यहाँ तो केवल हम आपका अभ्यास करा रहे हैं, प्रैक्टिस। जलवायु परिवर्तन की अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी? जलवायु जो परिवर्तन हुआ था उसकी अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ पर हुई थी? आपको वहाँ का नाम बताना है, जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि वह हुई थी वॉन में। ठीक है, अगला देखें। पिछले दिनों के आपने वीडियो ना देखे हो तो तुरंत प्ले लिस्ट में जाना और जाकर के क्रम से देख लेना, या यूट्यूब पर सीधी बात लिखना टॉप 50 स्टडी, क्रम से हमारे वीडियो आ जाएंगे तो आप वो देख लेना। सतत पारिस्थितिक विकास के लिए आवश्यक है, क्या है? सतत पारिस्थितिक विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो आपको बता दें कि सतत पारिस्थितिक विकास के लिए मानव की भौतिकवादी विलासतापूर्ण जीवन शैली को त्यागना है, तब पारिस्थितिकी का विकास हो पाएगा। नहीं तो जितने भोक्ता विलासतावादी बन रहे हैं उतना ज़्यादा दिक्कत हो रही। पर्यावरण के साथ घोर अन्याय व अत्याचार ना करना, पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है, संतुलन बिगड़ रहा है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी इसका उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला है पर्यावरण प्रबंध का कार्य है। पर्यावरण प्रबंध का क्या कार्य है दोस्तों? अभी स्क्रीन पर ही आपको प्ले लिस्ट दिखेगी, तो आप उस पर क्लिक करके भी और वीडियो देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि पर्यावरण प्रबंध का जो कार्य है वह सबसे मेन कार्य इन 4 में से हो जाएगा कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के मध्य संतुलन की अवस्था बनाना। पर्यावरण के जो विभिन्न घटक हैं ना, उनके बीच में संतुलन की अवस्था बनाना, यही क्या है? पर्यावरण प्रबंधन का कार्य है। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको हमारे प्रश्न पसंद आ रहे होंगे। तुरंत लाइक कर दें, इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करना अपने 3 मित्रों तक, या अपने 3 किन्हीं व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पे, जहां भी आप अपने मित्रों को जोड़ सके जरूर चैनल से जोड़िए। प्रतिदिन अपन सब मिलकर के ऐसे ही अध्ययन करेंगे, ऐसे ही अभ्यास करेंगे, अपनी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो चलिए कल पुनः हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप जुड़े रहिए, अपनी तैयारी को करिए, और स्क्रीन पर जो प्ले लिस्ट है उस पर क्लिक करके आप और भी वीडियो देख सकते हैं। चलिए कल मिलते हैं। जय हिंद।